का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं मैथ्स को सिलेबस वाइज। पहली क्लास में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, जहां कुछ सिली मिस्टेक से छोटी छोटी मिस्टेक मेरे से हुई थी, तो मैं उन्हें मानता हूं और उन्हें आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने जो ऑक्टेव नंबर बताए थे वो 0 to 7 बताए थे, जबकि 0 to 8 बताए थे, जबकि ये होते हैं 0 to 7, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 8 संख्याएं होती है। मैंने गलती से 0 to 8 बता दिया था। इसे वैसे मैंने कमेंट में पिन कर दिया था, लेकिन जिन लोगों ने कमेंट नहीं देखा है उनके लिए मैं एक बार और यहाँ पर बता देता हूँ। और दूसरी चीज कि मैंने n संख्याओं के वर्गों का योग, जहां हमने वर्गों का योग देखा था, वहां n संख्याओं के वर्गों का योग आपको क्या बताया था, n plus 1 2n+1 डिवाइड बाय 2 ये बताया था। तो ये 2 नहीं है, ये 6 है। उस दिन पता नहीं कुछ शायद ध्यान कहीं और होगा, तो मैंने इसे 2 लिख दिया था, तो ये 6 है। ठीक है, इन दो बातों को आप ठीक कर लीजिएगा लास्ट क्लास से। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस का दूसरा टॉपिक, इकाई मापन की विधियां। पहला टॉपिक क्या था, संख्या पद्धति। आप लोगों के पास सिलेबस है एमपीपीएससी का? अगर नहीं है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम अपने पास सिलेबस और पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र रखिए। वो गाइड करेंगे आपको कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कुछ भी, सिलेबस अपने पास रखिए। वो आपको गाइड करेगा कि क्या चीज आपको पढ़ना है और क्या चीज आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इकाई मापन की विधियां। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सर ये मापन होता क्या है? मापन सुना तो बहुत है, पर इसकी परिभाषा हमें नहीं पता। तो किसी भी चीज का जब मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन के बाद उस वस्तु के बारे में जब प्रतिशत या अंकीय रूप में बताया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु के मूल्यांकन के बाद उसे प्रतिशत या अंकीय रूप में प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। ठीक है, छोटी सी बात थी सर, मापन हम समझ गए, बहुत आसान बात थी कि ये मापन क्या होता है। सर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका मापन हम कैसे करेंगे? तो इसीलिए जो बहुत सारी चीजें होती है उनमें कुछ होती है मूलभूत बातें, मूलभूत चीजें होती हैं। जैसे कि आप अपने आसपास जाते होंगे कभी शक्कर खरीदने, तो उसको खरीदते समय आप क्या बोलते हैं कि 1 किलो हमें शक्कर दे दो। मतलब बात करते हैं वजन की, वजन का मापन करते हैं। और वजन के मापन के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? किलोग्राम प्रयुक्त किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें प्रयुक्त होती है, पाउंड प्रयुक्त होता है, ग्राम प्रयुक्त होता है, औंस भी प्रयुक्त होता है। लेकिन जो हमारी जो मतलब एक हमने मान लिया है सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से, कि मापन की इकाई क्या है, किलोग्राम है, जिसे हम जब एसआई पद्धति के बारे में पढ़ेंगे तब और अच्छे से जानेंगे। ठीक, वजन हो गया। सर फिर हम लंबाई भी मापते हैं, तो लंबाई का मापन कैसे करते हैं? तो मीटर में करते हैं सर, किलोमीटर में करते हैं। ठीक है, ठीक। दूसरा आता है टेम्परेचर। सर टेम्परेचर को अधिकांशतः हम किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। लेकिन जो यूनिवर्सल रूप से एक्सेप्टेड इकाई है वो क्या है? केल्विन है। ठीक है, क्या है? केल्विन है। फिर आ गया सर समय। समय को कैसे मापते हैं सर? सेकंड में मापते हैं सर, मिनट में भी मापते हैं, घंटे में भी मापते हैं, लेकिन मूल इकाई क्या है? सेकंड है। उसके बाद सर हमारे घर में आती है सर इलेक्ट्रिसिटी। सर इसे कैसे मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता, जब आकाश से प्रकाश आता है या उजाला कहीं से भी बल्ब वगैरह से आता है तो उसकी तीव्रता कितनी रहेगी, लुमिनस इंटेंसिटी कितनी रहेगी, तो उसे कैसे नापेंगे? कैंडेला से नापेंगे। कैसे नापेंगे? कैंडेला से नापेंगे। और आखिरी चीज, आपने कभी फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि पदार्थ की मात्रा, जैसे कि हवा में अगर 1000 अणु हैं तो उसमें कितने अणु नाइट्रोजन के हैं। ये पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है या जिस मापन की पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मोल। ठीक, ये 7 जो हैं
अभी हमने इन 7 की बात करी है। ये 7 जो हैं वो इकाई मापन की मूलभूत इकाइयां हैं। क्या है? मूलभूत इकाइयां, मतलब इन्हीं इकाइयों से अन्य इकाइयां बनी। आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें आ रही होंगी सर कि इसके अलावा सर हम बहुत सारी चीजें और भी तो मापते हैं, दाब भी मापते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मापते हैं, तो सर वो क्या मूलभूत इकाइयां नहीं? नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्हीं इकाइयों के सम्मिश्रण से बनी है। ठीक है, अब जो इनके सम्मिश्रण से बनती हैं उन इकाइयों को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न इकाइयां। क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न इकाइयां, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, या डिराइव्ड मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और ये कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हम दूरी के लिए क्या यूज करते हैं? चाल बटे समय। ठीक, तो इसमें चाल यानी कि क्या आ गया? लेंथ आ गई, लंबाई आ गई, और समय यानी कि क्या आ गया? टाइम आ गया, सेकंड आ गया। ठीक, तो इसमें 2 चीजें प्रयुक्त हो गई हमारे मूलभूत से। तो ये जैसे दूरी है, ये क्या है? एक व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक, ऐसी बहुत सारी इकाइयां हो सकती है। बल हो सकता है, ज्योति तीव्रता तो हमने सीधे यहां पर देख लिया कि ये तो क्या है? हमारी मुख्य इकाई है। बल आघूर्ण हो सकता है व्युत्पन्न इकाई में। इसके अलावा 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। ये ना तो मूल मात्रक होते हैं ना व्युत्पन्न होते हैं, मतलब ये कहीं बीच में स्टैंड करते हैं। ना तो ये मूल मात्रकों से सीधे तौर पर बने हैं और ना व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये पूरक मूल मात्रक कौन कौन से हैं? ये है हमारे 2, एक तो समतल कोण है और एक है घन कोण। क्या है? एक तो है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। सर इसे मापते कैसे हैं? तो इसे मापने के लिए 2 इकाइयां प्रयुक्त होती है। समतल कोण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है रेडियन और घन कोण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है स्टेरेडियन। ये आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी बातें नहीं है। ये दोनों जो हमने बाद में पढ़े हैं, पूरक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मूल मात्रक, ये इतने जरूरी नहीं है। मूल जो मात्रक है, मूलभूत जो मात्रक है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं से आपके सभी मात्रक निकल कर आते हैं। ठीक है, अब भैया हमने मापन की विभिन्न जो मुख्य प्रणालियां हैं उनके बारे में पढ़ लिया, या जिनसे हम मापते हैं उनके बारे में देख लिया। लेकिन सर हमने बचपन में जब WWE आती थी, वो फाइट वाली, तो उसमें देखा था कि जो भिक्षु था वो 430 पाउंड का था। सर हमने तो ये पाउंड कभी सुना नहीं, ना हमें पता है कि सर ये पाउंड होता क्या है, औंस क्या होता है। सर फुट के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होता। हमारे यहाँ तो सेंटीमीटर और मीटर यूज होता है। ठीक, देखा था ना WWE, उसमें भिक्षु का नाम सुना होगा, 430 पाउंड का। 430 किलो नहीं था वो, ये तो आपको उसको देख के भी लग गया होगा। तो भैया ये पाउंड क्या है, ये औंस क्या है? तो क्या होता है कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की मापन पद्धतियां प्रयुक्त की जाती है। जैसे लेंथ को मापने के लिए सेंटीमीटर, वजन को मापने के लिए ग्राम और समय को मापने के लिए सेकंड। तो ये पद्धति बन जाती है CGS। क्या? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक, ये बन जाती है CGS पद्धति, जो कि कई सारे देशों में यूज होती है। ठीक, इसके बारे में ज्यादा भले ना भी जानो, बस इतना अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया कि CGS पद्धति में G किसे बताता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ग्राम को बताता है। ठीक, वैसे पूछेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि इतनी छोटी बातें नहीं पूछता है। दूसरी आती है सर FPS पद्धति। FPS पद्धति, यहां F होता है लंबाई के लिए, जिसका प्रयोग होता है फुट। आपने सुना होगा हमारे लड़के की जो हाइट है वो 6 फुट है, तो सर 6 फुट कैसे नापेंगे, अभी बताता हूं। फिर आता है वजन नापने के लिए पौंड और समय मापने के लिए सेकंड, टाइम मापने के लिए सेकंड। ठीक, ये हो गई FPS पद्धति। सर ये ज्यादा हमने सुनी नहीं है, तो सर कहां पे यूज होती है? तो इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो ब्रिटेन से हुई थी, तो ये ब्रिटिश पद्धति हो गई। सर फुट पॉइंट सेकंड, सर बताओ तो जरा इनके बारे में क्या होता है। अभी हम बात करेंगे जब विभिन्न लंबाइयों और द्रव्यमान और
अन्य तरह की जो भी इकाइयां होती हैं उनसे संबंधित जब फैक्ट पढ़ेंगे तो इनके बारे में बात करेंगे। तो आप शांति बनाए रखें। बाकी अगली आती है सर एमकेएस पद्धति। यहां पर लंबाई के लिए प्रयुक्त होता है मीटर, वजन नापने के लिए प्रयुक्त होता है किलोग्राम, और समय मापने के लिए सेकंड। मतलब सेकंड तो हर जगह स्थायी है। सीजीएस में भी एस मतलब सेकंड, एफपीएस में भी एस मतलब सेकंड, और एमकेएस में भी सेकंड। ठीक। वजन के लिए बदल रहा है इन तीनों पद्धतियों में। यहां पर ग्राम प्रयुक्त हो रहा है, यहां पर पौंड हो रहा है और यहां पर किलोग्राम हो रहा है। लंबाई के लिए यहां पर सेंटीमीटर प्रयुक्त हो रहा है, यहां पर फुट और यहां पर मीटर। ठीक। अब हुआ क्या कि भैया अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां चल रही थी। फिर इन्हें सिस्टमेटिक करने के लिए एक पद्धति आई जिसे क्या बोला गया, एसआई पद्धति बोला गया, एसआई पद्धति। और इस एसआई पद्धति ने मूल रूप से जो एमकेएस पद्धति थी उसे ही अपना लिया कि हम लंबाई को मापेंगे मीटर में, वजन को नापेंगे किलोग्राम में और इसे नापेंगे सेकंड में। ठीक। तो हमारी ये चार पद्धतियां मूल रूप से इंटरनेशनल रूप से पाई जाती हैं। ठीक। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिलेबस में सीधे तौर पर इकाई मापन की विधियां नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। अब इकाई मापन की विधियों में मेन विधियां तो यही है कि एसआई पद्धति के बारे में आपसे पूछ लिया कि एसआई पद्धति में विभिन्न मात्रकों का प्रयोग किन किन इकाइयों को मापने के लिए किया जाता है। आपको बस लिखना होगा कि मीटर यानी कि लंबाई को नापने के लिए मीटर का प्रयोग, वजन को नापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग। आपके 3 नंबर पक गए। अगर उसने पूछ लिया कि चारों विधियों को बताइए तो वो 10 नंबर में पूछेगा आपसे प्रश्न, 15 में पूछ सकता है। तो ये सब बस आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम पैटर्न को समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और बस लगाते रहिए तो आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएगी कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। अब आती है बात, देखो आपने ये अधिकतर चीजें जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है। लेकिन मैथ्स में पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है और सिलेबस में दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आप वैसे इसे पढ़ भी चुके होंगे शायद, जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो अधिकतर बातें इनमें से आपने पढ़ चुकी होगी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जब हम मापन करते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार की राशियां निकल कर आती है। एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। ठीक। ये 2 प्रकार की राशियां यहां से निकलकर आती हैं। ठीक। अब भैया हम कैसे पहचानेंगे कि ये अदिश है या सदिश है? तो ऐसी कोई भी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। क्या? दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि राम 40 किलोमीटर चला, तो आप पूछोगे क्या कि वो किस दिशा में चला? नहीं, बस इतना आपको पता चल गया कि राम 40 किलोमीटर चला। ठीक। ये क्या हो गया? ये अदिश राशि हो गई ना। आपको किसी ने बताया कि वो दिशा क्या थी। हो सकता है राम इधर से गया, 10 किलोमीटर यहां चला, 5 यहां चला, 5 यहां, 5 यहां, 10 यहां और 10 यहां और यहां पहुंच गया। तो ये 40 किलोमीटर चला है। उस स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूर पहुंचा ये मायने नहीं रखता, बस उसका चलना मायने रखता है कि उसका परिमाण क्या है कि वो 40 किलोमीटर चला है। ठीक। और सदिश राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए न सिर्फ परिमाण बल्कि दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशियां क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक खिसका दी। क्या कहा? कि मैंने कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक खिसका दी पूर्व की ओर। किस ओर? पूर्व की ओर खिसका दी। तो अब आप ये मुझसे पूछेंगे, मैंने ये भी बोल दिया कि मैंने 10 मीटर खिसका दी। ठीक। तो अब आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि आप इसे किधर से लेके आए। मतलब जैसे अगर मैं यहां से भी इसे लेके आऊंगा या कुछ भी करूंगा या इस रूट से मैं लेके आया, लेकिन उसका जो उसने दूरी तय करी है वो ए से लेकर बी तक ही करी। केवल 10 मीटर चला है, भले उसने रास्ता कितना भी तय किया, उसका विस्थापन कितना है? ए से बी तक है।
तो ऐसी कोई भी राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण भी जरूरी हो और दिशा भी जरूरी हो, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। यहां दूसरा पॉइंट कि भैया क्या अदिश राशि ऋणात्मक हो सकती है? कि मैं -40 किलोमीटर चला, क्या आप बोल सकते हो ऐसा कि सर मैं -40 किलोमीटर चला? अरे वाह भैया, नहीं बोल सकते। तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों? देखो आप यहां खड़े थे, आप भैया चले, आप तो माइनस में चले कि भैया मैं इधर जा रहा हूं माइनस की तरफ, इसे माइनस मान लेते हैं और इधर की साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक, आप इधर की साइड चले तो आप तो भले 40 किलोमीटर अपने दिमाग में सोच के चले कि मैं माइनस में जा रहा हूं, लेकिन आप चले जब दिशा की बात ही नहीं हो रही है, दिशा की बात ही नहीं हो रही है, आप बस परिणाम की बात हो रही है, परिमाण की बात हो रही है कि आप बस चले हैं। तो आप कितना किलोमीटर चले? 40 किलोमीटर। तो क्या ये माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दिशा की तो बात हो ही नहीं रही है, बस आपके चलने की बात हो रही है परिमाण की। तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक, अब आती है सदिश राशि। भैया इसमें तो दिशा भी जोड़ दी उसने तो जब दिशा जोड़ दी तो क्या हुआ कि इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, हमने अभी भी देखा था कि हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में लेंगे और इधर जाएंगे तो नेगेटिव में। अब ये भाई सब चले जा रहे हैं, इन्हें जाना इधर था। क्यों? क्योंकि इन्हें बोला था कि आप पूरब की तरफ जाना, लेकिन ये जा किधर रहे हैं? पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। और कितना चले गए? 40 किलोमीटर चले गए। तो अब क्या हुआ कि इन्हें जाना इधर था 40, तो कितना हो गया? अब इन्हें वापस आना है तो 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा ना, मतलब ये जा रहे हैं माइनस की तरफ, तो ये ऋणात्मक हो सकता है। ठीक, ये क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। ठीक, अब जो अगली बात आती है, दो पॉइंट तो हम यहां से समझ गए कि एक तो इसमें परिमाण और दिशा चाहिए और ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये ऋणात्मक हो सकता है जब भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा कि भैया 40 किलोमीटर चले अदिश रूप से, तो सीधे तौर पर लिख दिया कि 40 किलोमीटर चले। लेकिन जब इसे प्रदर्शित किया जाएगा कि सदिश रूप में 40 किलोमीटर चले, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? ये वेक्टर का चिन्ह लगाया जाएगा। ये मतलब दिशा। ऐसा सिंबल आप अधिकतर देखते होंगे ना, दिशा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वेक्टर जहां यूज होगा वो सदिश राशि को शो करेगा। ठीक, और इसके एग्जाम्पल क्या है सर? तो जैसे कोई वस्तु दूर गई, 40 किलोमीटर दूर गई, तो ये क्या है? अदिश है। लेकिन उसमें 40 किलोमीटर विस्थापन हुआ, तो ये क्या है? सदिश है। तो भैया दूरी तो हो गई अदिश और विस्थापन हो गया सदिश, चाल तो हो गई अदिश और विस्थापन वेग हो गया क्या? सदिश। ठीक, ऐसी जो भी क्वांटिटी जिसमें एक दिशा जरूरी हो या जो ऋणात्मक नहीं हो सकती हो, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। ठीक, बहुत आसान बात। सर यहां से अगर प्रश्न आया कि सदिश और अदिश में अंतर बताओ, तो हम बता देंगे, एग्जाम्पल भी दे देंगे। वैसे तो किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन मैथ्स में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब आपका क्या क्या कवर हो गया? आपकी हो गई सदिश अदिश राशि कवर, और आपकी हो गई जो इंटरनेशनल यूनिट है वो सारी कवर। अब सर ये मापन हम जब करते हैं तो जो आपने अभी बताया था कि फुट, पौंड या औंस, तो सर ये सब क्या होता है? ठीक, तो इन्हें जान लेते हैं। पूछेगा आपसे प्रश्न, 15 में पूछ सकता है। तो ये सब बस आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम पैटर्न को समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और बस लगाते रहिए, तो आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएगी कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात, देखो आपने ये अधिकतर चीजें जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, लेकिन मैथ्स में पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, और सिलेबस में दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आप वैसे इसे पढ़ भी चुके होंगे शायद, जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो अधिकतर बातें इनमें से आपने पढ़ चुकी होगी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जब हम मापन करते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की राशियां निकल कर आती है। एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। ठीक, ये दो प्रकार की राशियां यहां से निकलकर आती है। ठीक, अब भैया हम कैसे पहचानेंगे कि ये अदिश है या सदिश है? तो ऐसी कोई भी राशि जिससे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की, दिशा की आवश्यकता नहीं होती।
क्या दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि राम 40 किलोमीटर चला, तो आप पूछोगे क्या कि वो किस दिशा में चला? नहीं, बस इतना आपको पता चल गया कि राम 40 किलोमीटर चला। ठीक, ये क्या हो गया? ये अदिश राशि हो गई ना। आपको किसी ने बताया कि वो दिशा क्या थी। हो सकता है राम इधर से गया, 10 किलोमीटर यहां चला, 5 यहां चला, 5 यहां, 5 यहां, 10 यहां और 10 यहां और यहां पहुंच गया। तो ये 40 किलोमीटर चला है। उस स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूर पहुंचा ये मायने नहीं रखता, बस उसका चलना मायने रखता है कि उसका परिमाण क्या है कि वो 40 किलोमीटर चला है। ठीक, और सदिश राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए न सिर्फ परिमाण बल्कि दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशियां क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक खिसका दी। क्या कहा कि मैंने कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक खिसका दी, पूर्व की ओर। किस ओर? पूर्व की ओर खिसका दी। तो अब आप ये मुझसे पूछेंगे, मैंने ये भी बोल दिया कि मैंने 10 मीटर खिसका दी। ठीक, तो अब आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि आप इसे किधर से लेके आए। मतलब जैसे अगर मैं यहां से भी इसे लेके आऊंगा या कुछ भी करूंगा या इस रूट से मैं लेके आया, लेकिन उसका जो उसने दूरी तय करी है वो ए से लेकर बी तक ही करी। केवल 10 मीटर चला है, भले उसने रास्ता कितना भी तय किया, उसका विस्थापन कितना है? ए से बी तक है। तो ऐसी कोई भी राशि जिसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण भी जरूरी हो और दिशा भी जरूरी हो, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। यहां दूसरा पॉइंट कि भैया क्या अदिश राशि ऋणात्मक हो सकती है? कि मैं -40 किलोमीटर चला, क्या आप बोल सकते हो ऐसा कि सर मैं -40 किलोमीटर चला? अरे वाह भैया, नहीं बोल सकते। तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकते। क्यों? देखो, आप यहां खड़े थे, आप भैया चले, आप तो माइनस में चले कि भैया मैं इधर जा रहा हूं माइनस की तरफ, इसे माइनस मान लेते हैं और इधर की साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक, आप इधर की साइड चले तो आप तो भले 40 किलोमीटर अपने दिमाग में सोच के चले कि मैं माइनस में जा रहा हूं, लेकिन आप चले जब दिशा की बात ही नहीं हो रही है, दिशा की बात ही नहीं हो रही है, आप बस परिणाम की बात हो रही है, परिमाण की बात हो रही है कि आप बस चले हैं। तो आप कितना किलोमीटर चले? 40 किलोमीटर। तो क्या ये माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दिशा की तो बात हो ही नहीं रही है, बस आपके चलने की बात हो रही है, परिमाण की। तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक, अब आती है सदिश राशि। भैया इसमें तो दिशा भी जोड़ दी उसने। तो जब दिशा जोड़ दी तो क्या हुआ कि इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, हमने अभी भी देखा था कि हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में लेंगे और इधर जाएंगे तो नेगेटिव में। अब ये भाई सब चले जा रहे हैं, इन्हें जाना इधर था। क्यों? क्योंकि इन्हें बोला था कि आप पूरब की तरफ जाना, लेकिन ये जा किधर रहे हैं? पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। और कितना चले गए? 40 किलोमीटर चले गए। तो अब क्या हुआ कि इन्हें जाना इधर था 40, तो कितना हो गया? अब इन्हें वापस आना है तो 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा ना। मतलब ये जा रहे हैं माइनस की तरफ, तो ये ऋणात्मक हो सकता है। ठीक, ये क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। ठीक, अब जो अगली बात आती है, 2 पॉइंट तो हम यहां से समझ गए कि एक तो इसमें परिमाण और दिशा चाहिए और ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये ऋणात्मक हो सकता है जब भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा कि भैया 40 किलोमीटर चले अदिश रूप से, तो सीधे तौर पर लिख दिया कि 40 किलोमीटर चले। लेकिन जब इसे प्रदर्शित किया जाएगा कि सदिश रूप में 40 किलोमीटर चले, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? ये वेक्टर का चिन्ह लगाया जाएगा। ये मतलब दिशा। ऐसा सिंबल आप अधिकतर देखते होंगे ना, दिशा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वेक्टर जहां यूज होगा वो सदिश राशि को शो करेगा। ठीक, और इसके एग्जाम्पल क्या है सर? तो जैसे कोई वस्तु दूर गई, 40 किलोमीटर दूर गई, तो ये क्या है? अदिश है। लेकिन उसमें 40 किलोमीटर विस्थापन हुआ, तो ये क्या है? सदिश है। तो भैया दूरी तो हो गई अदिश और विस्थापन हो गया सदिश। चाल तो हो गई अदिश और विस्थापन वेग हो गया क्या? सदिश। ठीक, ऐसी जो भी क्वांटिटी जिसमें एक दिशा जरूरी हो या जो ऋणात्मक नहीं हो सकती हो, वो क्या कहलाती है?
सदिश राशि कहलाती है। ठीक, बहुत आसान बात। सर यहाँ से अगर प्रश्न आया कि सदिश और अदिश में अंतर बताओ तो हम बता देंगे, एग्जाम्पल भी दे देंगे। वैसे तो किसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन मैथ्स में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब आपका क्या क्या कवर हो गया, आपकी हो गई सदिश अदिश राशि कवर, और आपकी हो गई जो इंटरनेशनल यूनिट है वो सारी कवर। अब सर ये मापन हम जब करते हैं तो जो आपने अभी बताया था कि फुट, पौंड या औंस, तो सर ये सब क्या होता है। ठीक, तो इन्हें जान लेते हैं। तो मापन की विधियों में भैया तीन जो मेन हमारे पास क्या क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इनसे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट की बात मैंने अभी कही थी कि फुट, पौंड, सेकंड वगैरह, औंस वगैरह, इन सबको हम देखेंगे तो उन्हें देख लेते हैं। तो भैया हमारे पास पहली है इंच। सर हमने सेंटीमीटर सुना है, मीटर सुना है, किलोमीटर सुना है, इंच भी सुना ही है, लेकिन सर हमें बता दो कि होता क्या है। तो भैया 2.5 सेंटीमीटर का कितना होता है, 1 इंच होता है। कितना, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। ठीक, और 12 अगर इंच मिल जाएंगे तो 1 फुट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का कितना होता है, 1 फुट होता है। ठीक, 12 इंच का कितना होगा, 1 फुट होगा। ये यहां पर लिख देना जब फुट की बात होगी तो कि 30 सेंटीमीटर का क्या होगा, 1 फुट रहेगा। अब सर ये 30 सेंटीमीटर आप क्यों ले रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने लंबी स्केल बचपन से यूज करी होगी। उस पे कितना होता है, या तो छोटी स्केल में होता है 15 सेंटीमीटर, बड़ी स्केल में होता है 30 सेंटीमीटर। मतलब वो जो स्केल आप यूज कर रहे थे वो 1 फुट का स्केल था। अगर वो स्केल 6 बार आपके ऊपर आ गई, मतलब आप हो 6 फीट के, जाओ आर्मी की भर्ती देने वर्ग, आंख चेक करा के जाना पर। ठीक, और जो 12 इंच उसमें लिखा रहता है वो भी देखा होगा आपने, इसलिए मैंने बस इंच को सेंटीमीटर से बता दिया ताकि आप समझ सको जो स्केल आप यूज कर रहे थे वो किस पैरामीटर्स पर चलती है। तो 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच रहेगा, 12 इंच का 1 फुट रहेगा, 30 सेंटीमीटर का 1 फुट रहेगा। ठीक, अब बात आती है अगला माइल। सर ये माइल क्या होता है, हमने सर बहुत सारे जब क्रिकेट वगैरह देखते हैं तब सुना होगा कि 100 माइल की स्पीड से शोएब अख्तर साहब ने गेंद फेंक दी। ऐसे 3-4 तो प्लेयर है सर जो 100 माइल की स्पीड से गेंद फेंकते हैं। एक तो शोएब अख्तर, शॉन टेट तो सर बहुत ही तेज है, ब्रेट ली, और अभी सर ये मिशेल स्टार्क भी बहुत तेज डालता है। हाँ भैया, पर ये माइल होता क्या है, तो ये ब्रिटेन में किलोमीटर जैसे हमारे यहाँ यूज होता है ना, ऐसे वहां पर माइल यूज होता है। हमारे यहाँ भी माइल यूज होता है, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ किलोमीटर यूज होता है, वहां पे यूज करते हैं माइल। तो ठीक, ब्रिटिश पद्धति में माइल यूज होता है। तो ये माइल होता है क्या, 1.6 इंटू किलोमीटर। मतलब क्या सर, कि अगर किसी ने 160 किलोमीटर की स्पीड से गेंद फेंकी है तो वो कितना माना जाएगा, 100 माइल माना जाएगा। ठीक, क्या माना जाएगा, 100 माइल माना जाएगा। 1.6 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति चला है रास्ते पर तो वो कितना चला है, 1 माइल चला है। ठीक, समझ गए। अब आपसे कोई बोले कि 90 माइल की स्पीड से हमारे बुमराह साहब ने गेंद फेंक दी, तो आप कैसे निकालोगे, वो पूछ लेगा कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फेंकी। उसने बोला है कि 90 माइल की स्पीड से बुमराह साहब ने गेंद फेंक दी, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी, तो इसमें करना 1.6 का गुणा। ठीक, 90 इंटू 1.6, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या फेंक दी उन्होंने, गेंद फेंक दी। सर माइल भी समझ गए, अगर प्रश्न आया तो हम बना देंगे कि जब 1.6 का इंटू होगा तो माइल निकल कर आ जाएगा। अब कुछ थोड़ी बहुत फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। क्या होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अब आपको पता होगा 8-8.5 मिनट में वो वहां सूर्य के पास से पृथ्वी पर आ जाता है, तो भैया 1 साल में कितना चलेगा प्रकाश, तो कितना चलेगा, 1.496 इंटू 10 की घात 11, सॉरी ये कुछ गलत लिख गया होगा शायद, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर हमारा सूर्य का प्रकाश 1 साल में चलता है। कितना चलता है, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। 10 टू दी पावर 15 मीटर मतलब
सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 में इतनी शून्य लगा दो 15 बार और उसको गुणा करा दो 9.46 से, तो इतना प्रकाश एक साल में चलता है, इतने मीटर एक साल में प्रकाश चलता है। ठीक, पूछेगा बस फैक्ट, अगर पूछेगा तो आप बता देना, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, हमारा जनरल नॉलेज बढ़ रहा है। ठीक भैया, अब उसने पूछ लिया कि ये पारसेक क्या होता है। पारसेक ये सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है दूरी मापने के लिए। क्या है ये सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने के लिए। ठीक, सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने के लिए, और ये क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, सीधी सी बात कि प्रकाश वर्ष तो है ही, जब प्रकाश वर्ष 3.6 साल में जितना चलेगा वो क्या हो जाएगा, एक पारसेक हो जाएगा। 3.26 साल में प्रकाश वर्ष जितना चलेगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या है, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और अगर 3.26 साल में जितनी दूरी प्रकाश तय करेगा वो क्या हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू निकालना हो तो इससे इंटू करा दो 3.26 का, आपको मिल जाएगी एक पारसेक की वैल्यू। ठीक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश पहुंचने में या सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जितना समय लगता है उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब अंतरिक्षीय यूनिट, मतलब इकाई, एक अंतरिक्षीय इकाई किसे कहते हैं, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय, और ये क्या होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, समझ गए भैया। अब लंबाई से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी बातें थी वो सब हम समझ गए। अभी सर बाकी है क्या, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, तो ये अभी हम देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये मतलब एक इकाई के रूप में प्रदर्शित करने की पद्धति, वो हम देखेंगे, अभी रुकिएगा। अब बात आती है द्रव्यमान की विभिन्न इकाइयों की। तो एक तो हमें पता है किलोग्राम, ग्राम वगैरह, ये सब तो हमें पता है। अब सर हमने अधिक बहुत बार सुना है कि सूर्य अगर चंद्रशेखर सीमा से अधिक का ना हुआ तो वो दोबारा तारा नहीं बन सकता। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना कि अगर सूर्य या कोई भी तारा, अगर उसका वजन चंद्रशेखर सीमा से कम है तो वो दोबारा तारा नहीं बन सकता। क्या होगा, वो ब्लैक होल में चला जाएगा, या क्या होगा, वो किसी श्वेत वामन तारे में बदल जाएगा, ब्लैक डॉर्फ स्टार में बदल जाएगा। ठीक, तो सर ये चंद्रशेखर सीमा है क्या, जब भी किसी तारे का द्रव्यमान, हमारा सूर्य भी एक तारा है, जब भी किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, अब सूर्य का द्रव्यमान कितना है ये आप लिखने मत बैठना, बस इतना याद रखना कि सूर्य का द्रव्यमान इंटू 1.4 अगर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, चंद्रशेखर सीमा कहलाएगी, या चंद्रशेखर द्रव्यमान भी इसे कह दिया जाता है। क्यों कहता है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, एस चंद्रशेखर ने की थी। कारण आपको पता चली गया कि अगर इससे कम द्रव्यमान का कोई तारा रहेगा तो वो सूर्य या वापस तारा नहीं बन सकता, वो कुछ और बन जाएगा। ठीक, अगला आता है मीट्रिक टन। आपने सर जब भी, अगर आप किसान होंगे तो मंडियों में अपना अनाज तुलवाने गए होंगे, वहां पर बात होती है मीट्रिक टन की। तो ये मीट्रिक टन क्या होता है, 10⁻³ किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम, अर्थात 1000 किलोग्राम का एक मीट्रिक टन होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि 100 किलोग्राम का क्या होता है, 1 क्विंटल होता है। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। क्विंटल तो आपने सुना ही होगा बहुत, अगर आप किसान परिवार से संबद्ध रहे हो, ज्यादा ही पैसे वाले परिवार से हो तो आप पीएससी करोगे नहीं। ठीक, तो क्विंटल 100 किलोग्राम का, और 1000 किलोग्राम का टन, यानी कि 10 क्विंटल का क्या रहेगा, 1 टन रहेगा। ठीक, 10 क्विंटल का 1 टन रहेगा। ठीक, ये आप समझ गए। सर क्यों पढ़ रहे हैं सर, ये सब तो चौथी 5वीं क्लास की चीजें, भैया हमारे सिलेबस में यही दी हुई है तो यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और पढ़ना इसलिए भी पड़ेगा क्यों, क्योंकि हमें तो पूरे नंबर चाहिए, और पूरे नंबर चाहिए तो पूरे पढ़ने पड़ेंगे। हम ऐसा तो है नहीं सर कि एक बार पढ़ लिया तो पूरी बातें जो हमने पहले भी पढ़ी है वो भी हमें याद है, नहीं याद है सर, हम भूल गए, इसलिए इनको बस एक रिवीजन के रूप में लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको ये सब बातें पता है। अब आता है 1 औंस, जिसकी बात मैं जब से कर रहा हूं, ये सोना नापने के लिए, या आपने जब कभी महात्मा गांधी का जब जीवन परिचय पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने सेंट और औंस शब्द का यूज किया है।
क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पद्धति हमारे यहाँ पर लागू थी और वो अधिकांश चीजों में या तो औंस का प्रयोग करते थे और सेंट एक मुद्रा होती थी उनकी, एक मतलब पैसे टाइप से, ठीक। तो महात्मा गांधी जब आप सत्य से प्रयोग वगैरह वो पढ़ेंगे किताब उनकी, तब आप औंस को जरूर पढ़ेंगे। तो वो औंस क्या होता था, 28.35 ग्राम का एक औंस होता है, ठीक। ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। अब आता है 1 पाउंड, वही हमारा बिग शो 430 पाउंड का है सर, तो ये है कितने किलोग्राम का? तो 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है और 1 किलोग्राम में होता है 2.2 पाउंड। निकाल लो आप, 450 को इंटू कर दो, मतलब इसको 1 किलोग्राम में बदल लो, तो ये ऑटोमेटिक 2.2 ग्राम 2.2 पाउंड हो जाएगा, ठीक। तो 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होता है। तो इसको निकालोगे तो ये कितने का आएगा? लगभग 200 किलो का आएगा। सर बहुत ही भारी है। होने दो, अपने क्या लेना देना, बेचारा उसके घर वालों का खा रहा, अपना खा रहा है क्या? नहीं खा रहा सर, 200 किलो का है सर, किसी पे गिर जाएगा तो खली हो या अंडरटेकर सबकी 12 बजा देगा। तो ये 430 पाउंड का भिक्षु भी निपट गया। अब सर हमें थोड़ी बहुत बातें और यहां से पढ़नी है कि आखिर ये सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर या माइक्रोमीटर क्या होता है। और अगर हमसे कभी उसने पूछ लिया कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलो या सेंटीमीटर में बदलो या माइक्रोमीटर में बदलो या नैनोमीटर में बदलो, तो सर हम कैसे बदलेंगे? तो आइए भैया उसी की बात कर लेते हैं। इन सबको हटा दो, द्रव्यमान वगैरह हमारे सब कवर हो गए। कवर कैसे हो गए कि जैसे अभी आप ग्राम किलोग्राम की बात करोगे तो वही चीजें यूज होगी जो मीटर और किलोमीटर में यूज होती है, या सेंटीमीटर या मीटर में यूज होती है, या अन्य बातों में यूज होती है। तो इनको अभी हम हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी विभिन्न इकाइयों की। अब भैया मापन को कैसे बदलेंगे? मीटर को किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर, मीटर सेंटीमीटर, ऐसे कैसे बदलेंगे? आपने सुना होगा गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, ये सब तो सर ये कहां से आते हैं? इसको देखते हैं। हमारी एक इकाई है 1, ठीक। हमें दिया हुआ 1 मीटर। अब इसको डेकामीटर में कैसे बदलेंगे? इसकी घात कर दो 1, 10 बना दो, इसे 10 बना दो तो ये क्या हो जाएगा? डेकामीटर हो जाएगा। इसे हेक्टोमीटर कैसे बोलेंगे? तो इसमें 100 लगा दो, ठीक। एक जीरो और लगा दो तो ये हो जाएगा हेक्टोमीटर। अब आ गया हमारा 10 की घात 3, यानी कि एक जीरो और लगा दो तो ये हो गया किलोमीटर। तो आपको पता ही है कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। पता है नहीं पता है? 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है, सुना होगा सर। ये 24 कहां से आया? जब कंप्यूटर का यूज होता है तो बाइनरी अंश का प्रयोग होता है और बाइनरी अंश में 0 और 1 का यूज होता है। तो 2 को जब इस तरह से बदलेंगे हम तो वो 1024 के आसपास पहुंच जाता है। ये थोड़ा मतलब प्रोपोर्शनल या अलग बात है, तो इसे जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तब आपके सर बहुत आसानी से समझा देंगे। भैया इस 1024 केबी को जब लिखा जाता है, ये तो भैया 1000 बाइट्स का कितना हो गया? 1 केबी बन गया। जब 1024 केबी की बात होगी तो वो क्या बन जाएगा? 1000 मेगाबाइट्स बन जाएगा। मतलब इसमें भी क्या लग गई? 3 जीरो लग गई। या इसको कैसे बदलेंगे? इसमें 3 जीरो लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? 1 मेगामीटर बन जाएगा 1 किलोमीटर की जगह, ठीक। 1 मेगामीटर बन गया। भैया 1024 MB अगर रहेगी 1024 केबी का तो बन गया था 1 MB। अगर 1024 MB रहेगी तो क्या बन जाएगा? 1 GB। बहुत ही अच्छे से पता है। दिन भर 16 GB की मेमोरी कार्ड, 32 GB की मेमोरी कार्ड, यही तो भरवाते फिरते हो तो बहुत अच्छे से पता होगा तुम्हें, ठीक। अब ये 1024 अगर GB मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? टेराबाइट बन जाएगा। आपने हार्ड डिस्क देखी होगी कंप्यूटर की, टेराबाइट्स में आती है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 जीरो बढ़ती जा रही है, 3 जीरो बढ़ती जा रही है। मतलब इनकी घात जैसे अगर पहले 10 की घात 3 थी तो अब 10 की घात 6 हो जाएगी, 10 की घात 9 हो जाएगी। अगर 10 की घात 6 थी तो 3 बढ़ती जा रही है। और बढ़ने के क्रम में क्या हो रहा है कि जब 10 की घात 6 थी तो उसे हमने मेगा नाम दिया था। अगर 10 की घात 9 है तो उसे गीगा बोल देंगे, और अगर 10 की घात 12 है तो उसे टेरा बोल देंगे। इससे भी बड़ा भैया हमारे पास तो 1 पेटाबाइट का स्टोरेज है। तुम तो लाओ मूवियां दो, हम तो देखेंगे। कभी सूर्यवंशी पढ़ी हो तुम्हारे पास तो वो ला दो, वो भी हमारी हार्ड डिस्क में आ जाएगा। तो भैया अगर 1024 टेराबाइट हमारे पास स्टोरेज है तो वो कितना हो जाएगा? 1 पेटाबाइट हो जाएगा। इससे भी ज्यादा अगर आपके पास है तो आप भगवान, ठीक। 1 एक्साबाइट अगर आप 1024
पेटाबाइट को लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक एक्साबाइट। ठीक, एक्साबाइट हो जाएगा। ठीक, इन्हें शो करते हैं ऐसे 10 की घात 18, 10 की घात 15, 10 की घात 12, 10 की घात 9, 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 1। अब भैया ये तो हमने किसी एक इकाई को बड़े रूप में प्रदर्शित करने के लिए यूज किया। अब जैसे एक प्रश्न भी आपसे यहाँ मैं सोल्व करवाता हूँ। ठीक, आपसे उसने पूछ लिया कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। क्या पूछ लिया, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। ठीक, तो आपको क्या पता है कि 1 मीटर 10 की घात 3 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो क्या होगा कि 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, इस 5 में इंटू करेंगे किसका, 10 की घात 3 का, मतलब 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक, आ गया समझ में, नहीं आया? एक बार और देख लो कि उसने आपसे पूछ लिया कि 1000 मीटर को, 1000 मीटर को किस में बदलो, किलोमीटर में बदलो। तो आप क्या लिखोगे कि हमें ज्ञात है कि 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, पता है ना। अब इसको तो सीधे सीधे उसने ही दे रखा है, ये तो हमें जो ज्ञात है वही उसने पूछ लिया। अब हम इसको बदल देते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं, 7000 मीटर को किलोमीटर में बदलो। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 7000 मीटर बराबर क्या होगा, 7 × 1 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर। सर आसान था, इतनी छोटी छोटी मैथ्स करा रहे हो कि 7 का × 1 से करा रहे हो। भैया यही प्रश्न पूछेगा वो, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो पूछ लेगा कि 7227 मीटर को किलोमीटर में बदलो। तो आप क्या करना कि ये तो हो गया अपना 7 किलोमीटर, जो 227 है उसे पॉइंट में लिख देना, 7.227 किलोमीटर, आंसर आ गया भाई। आसान है, थोड़ी बहुत मैथ्स तो आपको वैसे भी आती होगी। ठीक, अब मैं आपको ये तो समझाने नहीं बैठूंगा कि ये पॉइंट कहां से आ गया या और कुछ चीजें, ये तो आपको करना पड़ेगा। इतना मैं उम्मीद करता भी हूं आपसे कि इतना तो आपको पता होगा, तभी तो आप प्री निकाल के जाओगे ना मेंस देने। आपका प्री कब निकलेगा, जब आपका सी सेट निकलेगा, और सी सेट में क्या रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर आप निकाल दोगे तभी तो आप मेंस दोगे। ठीक, अब हमने भैया एक पॉजिटिव वैल्यूज तो पढ़ ली बहुत आराम से कि जब बढ़ते क्रम की बात होती है। अब आपने प्रोसेसर का नाम सुना होगा कि जो अभी अपना एप्पल निकला है वो कितने 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भैया जो स्नैपड्रैगन का 898 प्रोसेसर आएगा वो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगा। तो ये नैनोमीटर क्या है, ये माइक्रोमीटर क्या है, क्या होते हैं ये सब, तो ये देखते हैं भैया। सेंटीमीटर तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा होगा कि 10 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो ये कैसे होता है सर, ये कैसे पता चलेगा, तो ये यहाँ पर सीधे से फॉर्मूला दे रखा है कि 10 की घात -2 अगर कहीं भी रहेगा कोई वैल्यू तो वो सेंटी हो जाएगा। ठीक, मतलब हमारे पास 1 मीटर है, इसको हम डिवाइड करते हैं 10 की घात 2 से, तभी तो ये 10 की घात -2 होगा ना। यहाँ पे इंटू करेंगे 10 की घात -2 से, तो ये -2 का मतलब क्या होता है, 1/10 की घात 2। तो 1 मीटर को जब हम 10 की घात 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये सेंटीमीटर कैसे निकल के आता है, 1 मीटर को 10 की घात 2 से डिवाइड करने पर, 10 की घात 2 से डिवाइड कर रहा है मतलब 1/100। ठीक, किसकी वैल्यू है, सेंटीमीटर की, मतलब 1 मीटर बटे 100 किसकी वैल्यू है, सेंटीमीटर की। तो 1 मीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100 इधर से उठ के इधर चला जाएगा, 1 मीटर की वैल्यू हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ठीक, आसान था, वैसे सभी आसान ही है पर पढ़ना पड़ रहा है क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में बस भैया 10 की घात 3 अगर है, 1/1000 अगर है तो वो क्या है, मिलीमीटर है। 1/1 लाख है, ये शायद 10 लाख है, सॉरी 1/10 लाख अगर है तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। 10 की घात 9 अगर हो गई यहाँ पे तो वो नैनो हो जाएगा। ठीक, मतलब जो आपके अभी स्मार्टफोन बन रहे हैं वो इतने छोटे वायर्स में बन रहे हैं, जो आप नैनोमीटर सुनते हो ना, बहुत ही पतला वायर। अपना बाल जो होता है ना, ये बाल तो बहुत मोटा है, ये तो माइक्रोमीटर में आता है बेचारा, यहाँ तो नैनोमीटर की बात चल रही। इतनी पतली पतली ट्रांजिस्टर्स या जो माइक्रोचिप्स होती है वो यूज होती है
इतने पतले वायर पर हमारे स्मार्टफोन चल रहे हैं, समझ रहे हो आप? फिर भी नहीं चल रहे हैं। वाह यार, अच्छी टेक्नोलॉजी है ना भैया। ये नैनो जब हम समझेंगे तभी तो हम नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी तो आपने सुना ही होगा जब साइंस टेक पढ़ते होंगे तब, ठीक। तो अब 10 की घात अगर -12 हो गया तो पीको हो गया भैया, ये तो बहुत ही पतला है। अभी तक तो इस पर आधारित कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है। 10 की घात -15, 10 की घात -18 को एटो बोलते हैं। बस ये फैक्ट है, इन्हें रट लो, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होगी। जब हम अगली क्लास करेंगे तब हम बात करेंगे समीकरण और गुणनखंड की। क्यों? क्योंकि वो हमारा अगला टॉपिक है। हम यहाँ पर सिलेबस वाइज चल रहे हैं, तो आप सिलेबस रखिए, उसमें जैसे जैसे कोई टॉपिक आता रहेगा वैसे वैसे हम उसे कवर करते चलेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।